इस कहानी की शुरुआत जोशी नाम के लड़के से होती है, जिसका सपना था पूरी दुनिया घूमकर एडवेंचर करना, जो उसके पेरेंट्स को जरा भी पसंद नहीं था। उसके फादर ये सबको टाइम पास समझते थे, लेकिन यूसी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। यूसी एडवेंचर के लिए बोलिविया आ जाता है। जाओ मुलाकात मार्क्स और केविन से होती है, जिनसे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मार्क्स न्यूजीलैंड में एक टीचर था, वो भी बोलिविया घूमने आया था, और केविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। इसलिए वो बोलिविया अमेज़न फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स की फोटोग्राफी करने आया था। तीनों मिलकर बोलिविया एक्सप्लोर करते हैं। इस बीच जोशी की मुलाकात कार लॉम के बंदे से होती है, जो जोशी को बताता है कि अमेज़न फॉरेस्ट के बीच में इंडियन ट्राइब्स का कबीला है, जिसे अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। वो कबीला आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से कट ऑफ है। वो बताता है कि मैं लोगों से मिला हूं, एंड आई एम अर्ली वन एंड ओनली पर्सन जिसने उन्हें देखा है और उनके साथ दोस्ती भी की है। कार्ल उसको भरोसा दिलाने के लिए कुछ ट्राइबल के साथ उसकी फोटोज दिखाता है। वो कहता है, इनके पास सोने का भंडार है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। योशी को कार्ल का ऑफर बहुत पसंद आता है। कार्ल से बातें करने के बाद वो अपने होटल रूम में चला जाता है। जोशी मार्क्स और केविन को उसके और कार्ल के हुए बातों के बारे में बताता है। योशी बताता है कि कार्ल हमें अमेज़न जंगल में ले जा सकता है और वो हमें इंडियन ट्राइब से भी मिलवा सकता है, जिस पर केविन और मार्क्स एग्री नहीं होते हैं। योशी केविन और मार्क्स को बहुत फोर्स करता है। वो कहता है, एक बार तुम कार्ल से मिलो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वो करना। दूसरे दिन तीनों कार्ल से मिलते हैं, जहां कार्ल लोगों को वहां जाने का मैप दिखाता है। वो लोगों को इंडियन ट्राइब से मिलने का वादा करता है। केविन को कार्ल की बात सही नहीं लगती, उससे नक्शे में कोई गड़बड़ी लगती है, जिस पर कार्ल कहता है कि नक्शा इस चित्र में नहीं, मेरे दिमाग में है, मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूं। तीनों उसके बाद से एग्री हो जाते हैं और अपना सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अमेज़न के जंगल में पहुंचने पर उन्हें बहुत खुशी होती है। यह दिन होता है 4 नवंबर 1981। सारा दिन चलने के बाद वो लोग रात में कैंप लगाकर रुकते हैं। सुबह होने पर वो लोग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कार उन लोगों से बताता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन तीनों को कार्ल की बात मजाक लगती है। शाम होने पर सच में बारिश होने लगती है, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट में महीनों बारिश होती है और ये कॉमन बात है। बारिश में भीगने के कारण मार्क्स के पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे चलने में भी बहुत मुश्किल होने लगती है। लेकिन वो लोग इतनी दूर आ चुके थे कि वहां से रिटर्न जाना नामुमकिन था, इसलिए वो लोग आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जंगल में जाने के बाद उन्हें किसी की आहट महसूस होती है, जिसे वो लोग जंगली जानवर समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो लोगों को पता चलता है कि कोई आदमी है जो अपने मवेशी को जंगल में लेकर जा रहा है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर आसपास कोई ना कोई गांव होगा। वो लोग उस गांव में रुकने का डिसाइड करते हैं, इसलिए वो लोग उस बंदे के पीछे जाने लगते हैं। जहां थोड़ी दूर जाने पे उन्हें वो गांव नजर आता है और वो लोग गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां गांव वाले उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। यहां पर मार्कस अपने पैर की ट्रीटमेंट कराता है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। उस गांव में रुकने के बाद चारों वहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। जहां जाते हुए कार्ल को एक बंदर नजर आता है, जिसे वो बड़ी बेरमी से मार डालता है। तीनों को यह देखकर बहुत ही अजीब लगता है, जिस पर कार्ल बताता है, ये हमारे पास खाने पीने का बहुत शॉर्टेज है और हमें जंगल में सरवाइव करने के लिए ये सब करना ही होगा। कार्ल बताता है कि बंदर का मांस बहुत लजीज होता है। उसके बाद वो बंदर को पकाता है और मंझे लेकर खाने लगता है। पहले तो तीनों बंदर खाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन कार्ल को खाता हुआ देख केविन फ्री टेस्ट करने का डिसाइड करता है। केविन को भी बंदर का मांस नॉर्मल लगता है, इसलिए वो भी बिना झिझक के उसे खाने लगता है। केविन को देख योशी भी खाना शुरू कर देता है, लेकिन मार्कस को वोमिटिंग जैसा लगता है, इसलिए वो बिना खाए ही सो जाता है। सुबह होने पर तीनों फिर जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें अपने सामने नदी नजर आती है। कार उन्हें कहता है कि हमें ऐसे जंगल में अगर सरवाइव करना है तो हमें हमेशा नदी के रास्ते चलना चाहिए। ऐसे जंगल में नदी हमें रास्ता दिखाने का काम करती है। मार्कस के पैरों का जख्म फिर से उभरने लगता है और अब वो चलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वो लोग जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से आराम कर
करते हैं। दूसरी सुबह कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। 4:44। वैसे जंगल में रुक भी नहीं सकते। उनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम बचा हुआ था। वैसे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए कैबिन आइडिया देता है कि हमें लकड़ी का रॉफ्ट बनाना चाहिए। हम रॉफ्ट बनाकर पानी के रास्ते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इस जंगल में ऐसे नहीं रुक सकते। हमें आगे बढ़ते ही रहना होगा और मार्कर्स को भी हम यहां नहीं छोड़ सकते हैं। पानी के रास्ते से जाने के लिए कार्ल एग्री नहीं होता, लेकिन कैबिन और योसी पानी के रास्ते पे जाने के लिए अड़ जाते हैं। इसलिए वो लोग कार्ल को फोर्स करते हैं। लास्ट में कार्ल को उनकी बात पर एग्री होना पड़ता है। उसके बाद चारों राफ्ट बनाते हैं और नदी के रास्ते चलने लगते हैं। लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। वो लोग उस राफ्ट को पानी के भाव से संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत परेशानी झेलने के बाद राफ्ट को नदी के किनारे तक ले आते हैं। किनारे पियाने के बाद कार उन लोगों से कैद। इसलिए मैंने नदी के रास्ते जाने से मना किया था। कार्ल कहता है कि अब मैं लोगों के साथ आगे नहीं जाऊंगा। सब बैठकर आगे कैसे जाएंगे, इसी बारे में सोचने लगते हैं। कैबिन कहता है कि हम लोग मार्कर्स को अकेला नहीं छोड़ सकते। वैसे भी उसे जंगल के बारे में नहीं पता है। उसके बारे में सोचने लगते हैं। कैबिन कहता है कार नहीं मानता तो उसे अकेले छोड़ देते हैं। वैसे भी उसे जंगल के बारे में पता है। हम तीनों नदी से ही जाएंगे। केविन और योशी मार्कर्स के लिए परेशान थे, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है और वो जंगल में पैदल नहीं जा सकता था। बाद में उन्हें पता चलता है कि मार्कस के साथ आगे जाना चाहिए था। इसलिए ये लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। मार्क्स स्कार के साथ पैदल चला जाता है। केविन और योशी नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर पानी का बहाव फिर से बहुत तेज हो जाता है और इनका रॉफ्ट एक पत्थर में अटक जाता है। कैबिन तो वहां से स्विम करके किनारे की तरफ आ जाता है, लेकिन जोशी हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे बहुत हौसला देता है। लेकिन जोशी की हिम्मत नहीं होती। कैबिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। उसके बाद केविन डिसाइड करता है कि मैं खुद जाकर किनारे लेकर आऊंगा, लेकिन योशी को लाने में वो खुद पानी में बह जाता है। दूसरी तरफ केविन को बहता देख योशी घबरा जाता है और वो जैसे तैसे स्विम करके किनारे पहुंच जाता है। उसके बाद योशी केविन से हर जगह ढूंढता है। वो केविन को बहुत तेज आवाज लगाता है, लेकिन कैबिन उसे कहीं नहीं दिखता। तभी उसे उसका बैग बहता हुआ दिखता है, जिसे वो पानी से निकालने में कामयाब हो जाता है। अभी उसी पूरी तरह से अकेले पड़ गया था। उसे लगता है कि कैबिन भटक कर आगे चला गया, इसलिए वो जंगल में आगे बढ़ने लगता है। अब ये उसी जंगल में सरवाइव करने के लिए जंगल के फल, फूल, कीड़े मकोड़े खाता है। इस तरफ बहुत दिन बीत जाते हैं। अब वो हलुसिनेशन करने लगता है। हुआ आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ हमें कैबिन को दिखाया जाता है। कैबिन भटक कर एक नदी के किनारे जाकर बेहोश पड़ा था, जिससे कुछ मछुआरे देख लेते हैं और वो उसकी जान बचा लेते हैं। कैबिन की जान बच जाती है, लेकिन कैबिन जोशी को ये वादा नहीं भूलता। वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बार बार जाकर योशी को सर्च करता है, लेकिन योशी उसे कहीं नहीं मिलता। अब वो प्लेन से भी योशी को सब जगह ढूंढता है, लेकिन अमेज़न जैसे जंगल में किसी इंसान को ढूंढना रेगिस्तान में सुई जैसा था। जोशी कहीं नहीं मिलता, केवल हार नहीं मानता, वो बार बार फंस वरिष्ठ ऑफिसर से योशी को ढूंढने को कहता है। ऑफिसर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि 2 हफ्ते तक किसी भी इंसान का वहां से जिंदा बच पाना नामुमकिन है। ऑफिसर केविन की परेशानी देखकर उसे एक मछुआरे के बारे में बताता है, जो उसे जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। ऑफिसर कहता है कि वो बंदा तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन वो बंदा केविन की मदद करने से इनकार कर देता है। केविन को मजबूरी में उसकी बोट खरीदनी पड़ती है। अपने दोस्त को बचाने का ऐसा पागलपन देखकर मछुआरा केविन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद केविन और मछुआरे योसी को सर्च करने निकल पड़ते हैं। उसके बाद हमें योसी को दिखाया जाता है, जहां उसे जंगल में आदिवासी लड़की मिलती है, जिसके साथ योसी अपने आगे का सफर करने लगता है। उस लड़की का साथ मिलने की वजह से योसी की हिम्मत आ गई थी। अब जंगल में चलते हुए रात हो जाती है और वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। यहां में पता चलता है कि वो लड़की भी योसी के दिमाग का वहम था, लेकिन जो भी हो, इसी के साथ वो जंगल में एक और दिन काटने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह योसी फिर से निकल पड़ता है
जिंदगी से लड़ता हुआ, तभी जिंदगी उसे फिर से एकदम पीछे खींचती है और वो दलदल में जाकर फंस जाता है। लेकिन योशी हिम्मत नहीं हारता, वो दलदल से भी बाहर निकल आता है। कपड़े में कीचड़ लगने के कारण योशी अपनी शर्ट खोल देता है और तभी एक पेड़ पर चींटियों का झुंड उसके ऊपर गिरता है और उसके पूरे बदन पर डंक मारकर उसकी हालत खराब कर देता है, जिस कारण वो नदी की तरह भागता है। और ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है और रात हो जाती है। योसे अब जिंदगी की जंग से हारने लगा था। अब सामने उसे उसकी मौत नजर आने लगती है। दूसरी तरफ केविन हार नहीं मानता, वो भी केविन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ना ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। इसलिए केविन निराश होकर वापस जाने लगता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े जोशी पर पड़ती है और वो अपने दोस्त योशी को जोर से पुकारना है। केविन की आवाज सुनकर योशी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। योशी अपने दोस्त केविन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। केविन कहता है कि मेरा दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। ये बोलकर केविन योशी को गांव में ले आता है। गांव में पहुंचने के बाद पूरा गांव योशी को देखकर हैरान था। योशी ऐसा उसका पहला इंसान था जो इतने दिनों के बाद अमेज़न जैसे जंगल से जिंदा बचकर वापस लौटा था कि हिम्मत से सब हैरान थे। गांव वाले उसे दूसरी जिंदगी मिलने पर शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। सच में एक सच्चा दोस्त मौत के मुंह से भी निकाल सकता है। मैं आशा करता हूं कि हर किसी को ऐसे ही एक दोस्त मिले हैं जो आपको हर सुख दुख में काम आए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियों सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।